तो आज हम लोग करने वाले हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग पूरा बात करेंगे। बहुत मारूंगा मैं तुमको, ठीक है। तो आज हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस होता क्या है ये जानेंगे, और उसके बाद उसका जो फार्मूला है वो देखेंगे। उसके बाद उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो देखेंगे, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है ये देखेंगे, और फिर उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्या होता है रेजिस्टेंस? हाँ जी, व्हाट इज रेजिस्टेंस? इज इट प्रॉपर्टी? देन व्हाट इज रेजिस्टिविटी? Resistivity is property. Resistance is amount. Resistance is amount of opposition that a material offer to flow of electric current. याद रहेगा? That means resistance क्या है? जो resistance है, जो भी resistance होता है जिसको हम लोग एक तो नोटेशन समझ लो। क्या नोटेशन होता है इसका? ऐसे, ये क्या है? अमाउंट ऑफ ऑपोजिशन है। क्या है? अमाउंट ऑफ ऑपोजिशन। अमाउंट ऑफ ऑपोजिशन किस चीज का ऑपोजिशन? टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया? क्लियर हुआ? यानी रेजिस्टेंस क्या है? अमाउंट ऑफ ऑपोजिशन है किसका? करंट का। डेट मीन्स रेजिस्टेंस क्या करेगा? अगर किसी वायर से करंट पास कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? उस करंट को कम कर देगा। डेट मीन्स करंट के अमाउंट को फ्लो करने से रोकेगा उसके अंदर। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? जो रेजिस्टेंस होता है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। और किससे डिनोट करते हैं इसको? ये इसका नोटेशन है, याद रहेगा? क्लियर हुआ? तो हमने बेसिक चीज क्या समझ लिया कि रेजिस्टेंस एक मटेरियल का क्या है? बोलो। अब करंट को अपोज करने का टेंड वो है अमाउंट। ठीक है, अगर किसी भी मटेरियल से करंट फ्लो हो रहा है तो उसको अपोज करने का जो काम कर रहा है, कितना अपोज करेगा, ये क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या फर्क होता है? रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है। जैसे एक आदमी है, ईमानदार है, और दूसरा चीज होते हैं ईमानदारी। तो ईमानदारी क्या है? टेंडेंसी है, और ईमानदार क्या है? अमाउंट है कि कितना उसको, कितने पे बिकेगा बेचारा, या कितना तक को नहीं बिकेगा। तो क्या है? अमाउंट है। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस के लिए, सबसे पहले फार्मूला पढ़ लेते हैं। फार्मूला क्या है? R इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, रो क्या है इसमें? रो है रेजिस्टिविटी। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। और इसका यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है, सेकंड है एल। एल क्या है? लेंथ। और ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत है? ये फार्मूला आप लोग क्लास 10th में भी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां एक चीज बताओ, अगर आपके पास दो कंडक्टर होता। क्या? नहीं, मेरे पास पेन नहीं है। एक आपके पास कंडक्टर होता, मान लो ऐसे, इसका एरिया होता A1। ठीक है, और इसका लेंथ होता L1।
ठीक है। एक दूसरा कंडक्टर होता, मान लो इसका एरिया होता A2 और इसका लेंथ होता L2, ठीक है। इसका जो रजिस्टिविटी होता मान लीजिए ρ1 और इसका रजिस्टिविटी क्या होता ρ2, ठीक है। तो क्या आप ऐसे लिख सकते थे कि जो R1 होगा उसको लिख सकते हैं ρ1 L1 अपॉन A1, लिख सकते हैं ना। और इसका रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हैं R2 इक्वल टू ρ2 L2 अपॉन A2, लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को कंपेयर करना हो आपको, इन दोनों को कंपेयर करना हो तो क्या हम लोग कैसे लिख सकते हैं R2 अपॉन R1 दैट बिकम्स ρ2 अपॉन ρ1। L ऊपर है तो क्या ये L2 अपॉन L1 और A नीचे है तो ये A1 अपॉन A2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? तो इस पे क्वेश्चन आता है, दो मटेरियल दे दिया जाएगा, सबका लेंथ और उसका एरिया और रजिस्टिविटी दे दिया जाएगा, उनका रेजिस्टेंस आपको कंपेयर करना होगा। तो एक टाइप का तो क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है डायरेक्ट केवल एक मटेरियल दिया गया और उसके लेंथ में या विड्थ में चेंज किया जा रहा है, तब रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तब उसकी रेजिस्टेंस के परसेंटेज चेंज क्या होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये लिख लिया। अगर मटेरियल सेम रहेगा तो क्या इसमें चेंज होगा, सेम इक्वेशन है, अगर मटेरियल सेम हो जाए तब क्या होगा, रो सेम हो जाएगा। दैट मीन्स इसमें रो क्या है, मटेरियल कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको फटाफट पहले लिख लीजिए फिर बात करते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि अगर सेम मटेरियल है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कॉपर का इतना बड़ा वो है, लेमिना है, आप उसको ऐसे स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करेंगे तो क्या चेंज आएगा ये बता सकते हैं आप, क्या चेंज आएगा और क्या चीज में चेंज नहीं आएगा। अगर स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगा और क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। दैट मीन्स अगर आप सेम, मान लीजिए आपके पास एक ऐसे कोई वायर था, ऐसे क्वेश्चन बार बार आएगा, शुरू में लेंथ L1 मान लेते हैं और एरिया क्या है A1 मान लेते हैं। आपने क्या किया, इसको स्ट्रेच करके एक दूसरा वायर बना दिया और इसका एरिया A2 हो गया, ठीक है, और लेंथ क्या हो गया L2 हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, सेम मटेरियल है, आपने उसको स्ट्रेच किया है ना। अगर इसी को मैं स्ट्रेच करूं मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके लिए जो ρ1 होगा वो भी रो होगा और इसके लिए जो ρ2 होगा वो भी रो होगा। ये बात समझ में आया? तो अभी जो आपने इक्वेशन लिखा था, वो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो क्या ये वाला इक्वेशन R2 अपॉन R1, क्या ये ρ2 अपॉन ρ1 1 हो गया, तो क्या ये L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2 हो गया। ये बात समझ में आना चाहिए। क्लियर हुआ? अब एक चीज और बताइए, लेंथ अगर मैंने बढ़ा दिया तो विड्थ तो कम हो गया ना, तो क्या वॉल्यूम चेंज हुआ? नहीं हुआ। आप एक गिलास पानी लीजिए, बोतल में डाल दो, चाहे लोटा में डाल दो, बाल्टी में डाल दो, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। और वॉल्यूम होता क्या है, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो इनिशियल वॉल्यूम जो होगा, जो इनिशियल वॉल्यूम होगा और जो फाइनल वॉल्यूम होगा, क्या ये दोनों सेम रहेगा? ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या है, दोनों का सेम रहेगा। इनिशियल वॉल्यूम क्या है, A1
L1, फाइनल वॉल्यूम क्या है A2 L2। तो यहां से अगर आप देखें तो L2 अपॉन L1 क्या आ जाएगा A1 अपॉन A2। और मान लीजिए कि ये रेशियो n है, आपने n टाइम स्ट्रेच किया, कितने टाइम स्ट्रेच किया n टाइम। तो ये जो L2 अपॉन L1 है और A1 अपॉन A2 है, दोनों किसके इक्वल हो गया n के इक्वल हो गया। तो यहां से क्या आप ये बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन था R2 अपॉन R1, L2 अपॉन L1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, L2 अपॉन L1 की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो L2 अपॉन L1 की जगह पर क्या लिख सकते हो n, और A1 अपॉन A2 की जगह पर भी क्या लिख सकते हो n। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है क्या बन गया n इंटू n, n स्क्वायर। दैट मीन्स ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अगर आप वायर को मान लीजिए आपने 4 टाइम्स एलोंगेट कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यहां पे अगर आपने 4 टाइम्स एलोंगेट किया, इसको 4 टाइम एलोंगेट किया, तो एक यहां से क्या लिखोगे R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1। R2 क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस है, और R1 शुरू वाला था। तो अगर आपने 4 टाइम्स एलोंगेट किया तो रेजिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा 16 टाइम्स। ये बात समझ में आनी चाहिए। इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा। अब परसेंटेज इंक्रीमेंट का मतलब समझो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है तो परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होगा, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही। परसेंटेज किसे निकलता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, हाँ या ना। ये बात क्लियर हो रहा है कि परसेंटेज किसे निकालेंगे। तो यहां पे अगर आप देखिए, यहां पे आप देखिए तो आपके पास क्या है, R2 अपॉन R1 किसके इक्वल है, n स्क्वायर के इक्वल है। अगर आप दोनों साइड 1 को माइनस कर दीजिए, दोनों साइड क्या करिए 1 को माइनस कर दीजिए, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि R2 अपॉन R1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, लिख सकते हैं ना। और ये क्या हो गया, क्या ये R2 माइनस R1 अपॉन R1 ये नहीं हो गया n स्क्वायर माइनस 1, हाँ या ना। अब ये R2 माइनस R1 क्या है, डेल्टा R ही तो है, क्या ये डेल्टा R नहीं है, डेल्टा R अपॉन R1 दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1। ये क्या हो गया, कौन सा चेंज हो गया, ये फ्रैक्शनल चेंज। ये कितना है, फ्रैक्शनल चेंज। अगर इसी में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो गया, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, तो इस पे जो वेरिएशन है सब हमने डिस्कस कर लिया। सबसे पहले मैं क्विक रिवीजन देता हूं क्या क्या किया हमने। सबसे पहले क्या निकाला, R निकाल दिया, रो L अपॉन A। कंपेयर करना हो तो R2 अपॉन R1, रो 2 अपॉन रो 1, L2 अपॉन L1 और फिर A1 अपॉन A2। अगर सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल को अगर आप चेंज कर रहे हैं तब ये R2 अपॉन R1 कितना हो जाता है, n स्क्वायर हो जाता है। और अगर आपको परसेंटेज निकालना है कि परसेंटेज कितना होगा तो ये n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ, यहां तक में कहीं से कोई कष्ट है, कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। मैं सारा एक साथ बना दिया, देखो ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत है इसमें, है इस फॉर्मूले में हमने बस केवल एक फॉर्मूला डिस्कस किया अभी तक कि R इक्वल टू रो L अपॉन A, बस इस फॉर्मूला को डिस्कस किया है। यहां तक में कोई दिक्कत है? एंड कितने टाइम्स आपने स्ट्रेच किया, यहां n क्या है कि आपने कितना गुना
कितना गुना स्ट्रेच किया है, मान लीजिए 4 गुना स्ट्रेच किया तो कितना गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स हो जाएगा। 2 गुना किया तो 4 टाइम्स हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आपके स्कूल लेवल यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। जेई में कई बार क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलस के आते हैं, इसमें थोड़े से मतलब उसमें वो रहेंगे। यहाँ पे क्या है, आपके पास फॉर्मूला क्या था, R इक्वल टू रो L अपॉन ए, ठीक है। लेकिन अगर इसमें चेंजेज आ जाए, ये फिक्स ना रहे, L फिक्स ना रहे, A फिक्स ना रहे, रो फिक्स ना रहे, तो फिर इसमें आपको क्या है, कैलकुलस का इस्तेमाल करना, ठीक है। एक स्पेयर ये है, ठीक है, और इसी के अंदर एक दूसरा स्पेयर बना हुआ है, ठीक है। ये स्पेयर है, इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, और इसके बीच का जो मटेरियल है, इसके बीच का जो मटेरियल है, इसका आपको रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। इसका रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, इसका रेजिस्टिविटी क्या है, रो है। क्या निकाल सकते हैं, फार्मूला अभी भी वही है। क्या करें, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? एक स्फीयर है बड़ा सा, उसका रेडियस क्या है, R2 है, और एक स्फीयर क्या है अंदर है, उसका रेडियस क्या है, R1, और उसके बीच में कुछ मटेरियल है, उस मटेरियल का को क्या करना है, उसका रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, उसका आपको रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है। कर सकते हैं, हाँ है ना मेधावी? होगा नहीं होगा पता नहीं। देखो प्रोसीजर वही है। प्रोसीजर क्या कहता है कि एक यहां से क्या करो, स्ट्रिप ले लो, R रेडियस का एक स्ट्रिप ले लो, यहाँ के लिए R, और यहां से एक पतला सा डिफरेंशियल लेंथ पे ले लो, dr लेंथ पे, ये तुम्हारा dr लेंथ का हो गया, और इसका रेडियस क्या हो गया, R। अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बस आपको ये निकाल, अगर आपको पता चल जाए इस स्ट्रिप का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आपकी कहानी क्या हो जाएगी पूरी। ठीक, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था आपके पास, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी आर इक्वल टू रो एल, इसका लेंथ कितना है, डी एक्स, नहीं डी आर लिए थे ना, डी आर, और एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो है। बस आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, कहां से कहां तक, R1 से लेके R2 तक, हो गया खत्म वो आपका काम, 0 से लेके R तक। नहीं तो यहां से क्या आ गया, R इक्वल टू क्या क्या इसमें है, रो है और 4 पाई है, बाहर आ जाएगा, अरे क्या हो गया, R की पावर -2 dr, R1 से लेके R2 तक, नहीं, और R की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, R की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, R की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, है ना। तो फाइनली तुम्हारा इंटीग्रेशन इसे क्या आ जाएगा, -1 अपॉन R आ जाएगा, तो यहाँ रख दो, तो ये हो गया रो अपॉन 4 पाई, और माइनस बाहर आ गया 1 अपॉन R, R1 से R2 तक, तो ये हो जाएगा माइनस रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट आपका क्या आ गया, देखो R इक्वल टू
रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। देखो ये अगर आप याद रखते हैं तो डायरेक्ट आप जेई में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। देखो ये है 10 अप्रैल 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर्स ऑफ रेडियाई स्मॉल a एंड स्मॉल b, b is greater than a is filled with medium resistivity rho, the resistance between the spheres will be। डायरेक्ट ऑफ क्वेश्चन है, इसके जगह पे a दिया हुआ है और इसके जगह पे b दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये डेरिवेशन का रिजल्ट पता होता तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई टाइम नहीं लगता। ठीक है, यहां तक में कोई कष्ट है? तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? एक फॉर्मूला डिस्कस किया अभी तक बस, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, बस, और कुछ नहीं किया। कंटिन्यूअस के लिए भी कर लिया और डिस्क्रीट के लिए भी कर लिया, अलग अलग वैल्यू रहेगा और आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर। लिखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है डायरेक्ट आप लिखेंगे R इक्वल टू, इसका डेरिवेशन हम लोग को नहीं करना है, सीधे R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, R नॉट क्या है? R नॉट है इनिशियल रेजिस्टेंस। क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस, मान लीजिए एट टेम्परेचर T1। R क्या है? फाइनल रेजिस्टेंस है, फाइनल रेजिस्टेंस है कहाँ पे? एट टेम्परेचर T2। T2 क्या है? T1 से बड़ा है। ठीक है, अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और डेल्टा टी क्या है? T2 माइनस T1, चेंज इन टेम्परेचर। यह है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहां से देखिए, अगर आप इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और ओपन करें तो क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? R नॉट प्लस R नॉट अल्फा डेल्टा टी, लिख सकते हैं ना। और यहां से इस R नॉट को इधर लेके आइए तो क्या यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी? R माइनस R नॉट अपॉन R नॉट डेल्टा टी। देख लीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा R। ऐसे ऐसे अगर आपको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है तो अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं? dr अपॉन dt और फिर 1 अपॉन R नॉट। R नॉट क्या? आपका इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया। इस पर भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, इस पर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोई कष्ट है? लिखिए, सही कह रहा हो तुम, हो गया। सेम एक्सप्रेशन आपके रजिस्टिविटी के लिए भी होता है। ठीक है, अगर आपको रजिस्टिविटी लिखना है, मेधावी जी का हाथ बहुत धीमे धीमे चलता है। अगर आपको रजिस्टिविटी लिखना है तो रजिस्टिविटी क्या होगा? रो इक्वल टू रो नॉट
1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सेम है इनिशियल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और ये चेंज इन टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी के लिए भी यही वेरिएशन होता है और रेजिस्टेंस के लिए भी यही वेरिएशन होता है। और ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले में कि ये जो टेम्परेचर पे चेंज होने का कारण है, उसका कारण क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। याद है ना? क्योंकि जो रेजिस्टिविटी का हमारा जो कंसेप्ट आता था उसमें रिलैक्सेशन टाइम आ रहा था एक्सप्रेशन में, जिसकी वजह से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, एक चीज़ समझ में आया। एक चीज़ याद रखिए, जो आपका बोर्ड का सिलेबस है उसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है, हटा दिया गया है, लेकिन जेई में है। ठीक है, तो उसका मैं फार्मूला आपको कर देता हूँ, डिराइव करना अभी नहीं है, हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं ताकि जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग उस पर कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो रजिस्टर को आप सीरीज में ऐड करते हैं, ठीक है, ये दो रजिस्टर है R1 और R2, अगर आप इसको सीरीज में ऐड करते हैं, सीरीज में ऐड करने का मतलब क्या है कि सेम करंट फ्लो होता है दोनों में। दोनों में क्या होना चाहिए? सेम करंट फ्लो होना चाहिए। इसका जो इक्विवेलेंट आता है, इसका जो R इक्विवेलेंट आता है वो आता है R1 प्लस R2। ठीक है, अगर दो रेजिस्टेंस है, अगर आप पैरेलल में ऐड करते हैं, पैरेलल में ऐड करते हैं, मान लीजिए R1 है और ये R2 है, तो इसका जो R इक्विवेलेंट आता है वो आता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, या जनरल लिखे तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन कितने भी रेजिस्टेंस होंगे ऐसे ही हो जाएगा। जेई में कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ध्यान दीजिए कि अगर इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 1 है और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 2 है, तो सीरीज में जोड़ेंगे तो व्हाट विल बी इक्विवेलेंट, व्हाट विल बी इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट, या पैरेलल में जोड़ेंगे तो व्हाट विल बी इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए कि जो अल्फा होता है इक्विवेलेंट, वो होता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2, चाहे वो सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो। किसके लिए है? फॉर बोथ सीरीज एंड पैरेलल, ये दोनों के लिए सही है। चाहे जिसको ड्राइव कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि अभी हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करना है तो इस पे हमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ये चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक दूसरा नाम इसका होता है वोल्टेज डिवीजन लॉ। क्या दूसरा नाम होता है इसका? वोल्टेज डिवीजन लॉ। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा याद रखिए कि वोल्टेज डिवाइड होता है। अगर वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, हमने क्या किया देखिए, एक रजिस्टर लिया, मान लीजिए इसका बोला नाम R1, एक दूसरा रजिस्टर लिया, इसका नाम बोला R2, और यहां से हमने कोई सप्लाई दिया। ठीक है, क्या सप्लाई दिया? V। यहां से करंट गया I। अब हमें क्या करना है? इन दोनों के बदले एक रजिस्टर यूज करना है जो सेम करंट दे और सेम वोल्टेज ले, तब उसको बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंट रजिस्टर है। मतलब क्या है कि इस दो के बदले मैं एक रजिस्टर लगा दिया यहां पे और सेम वोल्टेज लगाया, तो यहां पे करंट क्या आना चाहिए? सेम करंट अगर आता है तो ये रजिस्टर इन दोनों रजिस्टर का इक्विवेलेंट माना जाएगा। क्या मतलब है इसका?
जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 4 नौकर हैं, अलग अलग काम करते हैं, कोई ड्राइवर का काम कर रहा है, कोई सब्जी लाने का काम कर रहा है, कोई घर का काम कर रहा है, कोई बाहर का काम कर रहा है। आपने क्या किया, एक ही नौकर रखा, उसने क्या किया, सारे काम किया। जब ड्राइवर की जरूरत पड़ता है ड्राइवर का काम करता है, जब खाना बनाना होता है खाना बनाने का काम करता है, बाहर जाना है तो बाहर का काम करता है, और सैलरी भी उतना ही ले रहा है जो चारों लेते थे। तो वो जो एक बंदा है जो 4 नौकर का काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट नौकर। ठीक है, अब इसको कैसे डील करेंगे देखिए। अगर यहां से आप देखें, यहां से जो करंट गया, यहां पे करंट जाएगा I, ठीक है, और किरचॉफ लॉ बोल रहे हैं, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V = IR। तो यहां पे वोल्टेज देखिए, रेजिस्टेंस R1 है, करंट I है, तो वोल्टेज हो जाएगा V1 = IR। इसका क्या है, R1 है, तो हो गया V1 = IR1। अब यही करंट सेम इसमें आया है। सीरीज में हमेशा याद रखिए सेम करंट फ्लो होता है, करंट का डिवीजन नहीं होता है। तो यहां पे क्या आया, देखो अलग वोल्टेज आ गया, I, करंट I है, और रजिस्टर क्या हो गया, R2। टोटल वोल्टेज क्या था, V, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहां V1 और यहां पे V2। वैल्यू क्या आई, IR1 और IR2। अगर आप इक्विवेलेंट में देखें तो यहां से करंट गया I, और यहां क्या है, रेजिस्टेंस R, तो यहां पे V = क्या हो गया, IR। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यही 2 रेजिस्टेंस का तो इक्विवेलेंट था। इसका मतलब ये जो वोल्टेज है V1 + V2 इस V के इक्वल होना चाहिए, तभी तो इक्विवेलेंट कहा जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि V = V1 + V2, हाँ या ना। अब यहां पे V क्या है, देखिए यहां पे V है I × R इक्विवेलेंट। ये जो R है इन दोनों का इक्विवेलेंट है, तो हमने क्या लिखा यहां पे, IR। V1 क्या था, देखो IR1, तो हमने लिख दिया IR1। V2 क्या था, देखो IR2, तो ये हो गया IR2। I कॉमन आके कट गया, और यहां से क्या आ गया, R = R1 + R2। ये हो गया आपका डेरिवेशन इसका पूरा। ठीक है, अगर आप इसका जनरल रिजल्ट लिखना चाहें कि अगर बहुत सारे आपके पास रजिस्टर होते तो इसका रिजल्ट क्या होता, R1 + R2 + R3 ... Rn। एक चीज और देखिए, यहां पे हमने बोला था इसको वोल्टेज डिवीजन लॉ। अब ये जो वोल्टेज डिवाइड हुआ है, किसको कितना वोल्टेज मिलेगा अगर ये निकालना है, तो हमें क्या करना है, देखिए यहां लिखा हुआ है V1 = IR1। अगर आपको V1 निकालना है, मैं दूसरा कलर निकाल लेता हूं यहां से, V1, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, I × R1, और I क्या होगा, देखिए इस वाले में लिखा हुआ है IR, R की वैल्यू क्या आई, R1 + R2। तो यहां पे जो लिखा हुआ है V = IR, तो ये R आया कितना, R1 + R2, तो यहां से I की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, V/R1 + R2। इस I की वैल्यू यहां पे डाल दीजिए, तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1/R1 + R2 × V। ये आपका रिजल्ट आ गया V1 की वैल्यू। मतलब अगर आपको एक साथ लिखना है, देखिए तो V1 की वैल्यू हो जाएगी R1/R1 + R2 × टोटल V। V2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी R2/R1 + R2 × टोटल V। और जो R इक्विवेलेंट है, टोटल R जो है वो था R1 + R2। जितना हमने पढ़ा इसमें, इस सब का निचोड़ जो है, समरी जो है, सार जो है, इतना ही है। ठीक है, तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पे, छोटे छोटे क्वेश्चन, बस बेसिक क्वेश्चन देखेंगे ताकि कंसेप्ट एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। इन दोनों के अंदर आपको क्या करना है,
वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, मान लीजिए कि इसके अंदर का वोल्टेज ड्रॉप क्या है V1 और इसके अंदर का वोल्टेज ड्रॉप क्या है V2 और करंट क्या गया I। ठीक है, अभी हमने क्या फॉर्मूला निकाला था याद करो, V1 इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल V लिखा था। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये वाला R1 है और ये वाला क्या है R2 है। ठीक है, अब वैल्यू रखो, R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू क्या है 1, कुछ बोलोगे तभी तो समझ में आएगा। R1 की वैल्यू क्या है, तेज बोलो 1, और नीचे क्या है R1 प्लस R2, तो क्या हो गया 1 प्लस 100 इंटू कितना वोल्टेज दिया हमने 101, तो 1 प्लस 100 कितना हो गया 101 इंटू ये कितना आ गया 1 वोल्ट। दैट मीन्स 1 ओम वाले का कितना ड्रॉप हुआ 1 वोल्ट। सिमिलरली अगर आपको V2 निकालना होता तो क्या लिखते R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। R2 कितना है, R2 कितना है 100 अपॉन R1 प्लस R2 हो गया 101 इंटू टोटल V कितना है 101, ये क्या है गया 100 वोल्ट। अब यहां से देखो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है, ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए दिया कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जिसका रेजिस्टेंस कम है उसको वोल्टेज ड्रॉप कम मिला है। देखो इसका कितना था 1 ओम, तो कितना वोल्ट मिला इसको 1 वोल्ट। इसका था 100 ओम, तो कितना मिला इसको 100 वोल्ट। मतलब क्या है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज डिवाइड्स इन डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, कम रेजिस्टेंस होगा तो कम रेजिस्टेंस मिलेगा। बात समझ में आया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है। 4 रजिस्टर लिखा हुआ है, देखो किसमें किस कॉम्बिनेशन में हो गया ये सीरीज, क्योंकि एक करंट जाएगा तो सेम करंट सब में जाएगा। इसको बोल दो क्या R1 R2 R3 R4, लेकिन किस्मत से क्या है सारे सेम है, तो R1 प्लस R1 R प्लस R प्लस R प्लस R क्या हो गया 4R। तो यहां से R इक्वलेंट क्या आ गया 2 इंटू 4, ये हो गया 8 ओम। V की वैल्यू कितनी है 16 वोल्ट, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन R इक्वलेंट, ये हो गया 16 अपॉन 8, ये आ गया 2 एम्पियर। बच्चों वाला 2 क्वेश्चन थे बेसिक ट्रेनिंग क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग शुरू करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का दूसरा नाम जो होता है इसको बोलते हैं करंट डिवीजन लॉ। क्या बोलते हैं इसको, करंट डिवीजन लॉ। इसके अंदर करंट डिवाइड होता है, जो सीरीज होता था उसमें क्या होता था वोल्टेज डिवाइड होता था, इसमें क्या डिवाइड होगा करंट डिवाइड होगा। जैसे देखिए आपके पास एक रजिस्टर है, मान लीजिए इसका नाम है R1, एक दूसरा रजिस्टर है इसका नाम है R2। ठीक है, ये 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल 2 टर्मिनल, इसके बीच आपने एक सप्लाई दिया V का। ठीक है, हमेशा याद रखिए वोल्टेज 2 टर्मिनल के बीच लगता है। अगर ये A है और ये B है तो इनके बीच का वोल्टेज हमेशा वही रहेगा, क्योंकि ये टर्मिनल चेंज नहीं हो रहा है तो वोल्टेज चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब अगर इसका मैं इक्विवेलेंट निकालूं, ठीक है, इन दोनों के बदले हमने क्या किया कि एक रजिस्टर ले लिया, ठीक है, और वही वोल्टेज दिया, तो सेम करंट जाना चाहिए। यहां से अगर I सप्लाई हुआ है तो इसमें भी I सप्लाई होनी चाहिए। टर्मिनल सेम है, ये A है और ये
V है, तो ये इक्विवेलेंट माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं करंट कैसे डिवाइड हुआ। जैसे ही आपने यहां से करंट भेजा, इस पॉइंट पे देखिए करंट जैसे आया, इसको दो रास्ते मिले, एक रास्ता इधर मिला और एक रास्ता इधर मिला। तो हमने बोल दिया कि इधर करंट गया I1, इधर करंट गया I2। ये बात समझ में आया नहीं आया? हूं हाँ बोलोगे तभी तो समझ में आएगा। समझ में आया? यहां से करंट क्या हुआ, डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये करंट इसमें भी क्या होगा, I। अब वोल्टेज ड्रॉप क्या होता था, I इंटू R। तो यहां देखो, यहां का जो वोल्टेज है ये भी क्या होगा, I1 R1, और इसका वोल्टेज क्या होगा, V। इसके अंदर का ही वोल्टेज V होगा, क्योंकि दो टर्मिनल जो ये हैं इसी के बीच में ये भी कनेक्टेड है और इसी के बीच में एक ही कनेक्टेड है। ये दो टर्मिनल है, दो पॉइंट है, इसके बीच तुम कितना भी रजिस्टर लगा लो, इनके बीच वोल्टेज कम ज्यादा नहीं होगा, वोल्टेज सेम रहेगा। तो इसका मतलब कि इनके बीच भी वोल्टेज क्या होगा, V। इनके बीच का ही वोल्टेज क्या हो गया, V। बातें नहीं करोगे तुम, ठीक है। अब इनके बीच का वोल्टेज क्या होगा, देखो ये V था, तो इनके बीच के भी वोल्टेज हो जाएगा V। ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां से जो करंट हुआ है यही करंट डिवाइड हुआ है दो पार्ट में, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि I इक्वल टू I1 प्लस I2, क्या ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना? क्योंकि यही I करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, हाँ या ना? अब यहां से देखो V इक्वल टू I1 R1 लिखा हुआ है, तो क्या मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं कि I1 इज नथिंग बट V अपॉन R1, हाँ या ना? यहां देखो फिर से यही V किसके इक्वल है, I2 R2 के। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं I2 इक्वल टू V अपॉन R2। और यहां देखो यही I इसमें गया है और ये V है, तो क्या इस वाले केस में मैं लिख सकता हूं कि V इक्वल टू IR, और I की वैल्यू हो गई V अपॉन I। नहीं लिख सकता। अब यहां पे डाल दो, I की वैल्यू क्या है, V अपॉन I नहीं R है ना भाई, ये R इक्विवेलेंट है, ठीक है। I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R, ये R इक्विवेलेंट है। अब डाल दो, I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R। I1 की वैल्यू क्या है, देखो V अपॉन R1, ठीक है। और I2 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R2, ठीक है। V कॉमन आके ये कट गया, यहां से क्या आ गया, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर इन दोनों को आप सॉल्व करें तो यहां से R की वैल्यू आ जाएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। नहीं समझ में आया? अगर ये बहुत सारे रजिस्टर होते तो आप जनरल रिजल्ट क्या लिखते, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 डॉट 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 1 अपॉन Rn। अगर ये सारे अगर इक्वल हो जाए, मान लो अगर ये सारे इक्वल हो जाते, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे 1 अपॉन R 1 अपॉन R 1 अपॉन R n टाइम्स, तो ऐसे हो जाता n अपॉन R। तो यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती R बाई n। R क्या था, एक का रजिस्टर, एक का रेजिस्टेंस। एक चीज और देखो, इसमें हमने शुरू में क्या बोला था, किसका क्या नाम है, करंट डिवीजन लॉ। अब किसको कितना करंट मिलेगा, सीरीज में हमने क्या देखा था कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता था उसको वोल्टेज ज्यादा मिल रहा था। यहां देखते हैं कि करंट का डिवीजन कैसे हो रहा है। अब यहां देखो I1 की वैल्यू क्या थी, यहां देखो I1 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R1। कलर चेंज करके ही समझा देता हूं। देखो I1 क्या लिखा हुआ है, I1 लिखा हुआ है
V अपॉन R1, और V के जगह पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं I इंटू R अपॉन R1, और R निकला क्या, अभी देखो R निकला है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो हो गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और नीचे है R1 से R1 कट गया, I1 की वैल्यू क्या आ गई R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, यहां मैं नीचे लिख रहा हूं, देखो एक साथ, I1 की वैल्यू आ गई R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल I। ठीक है, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल I, और R की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 अपॉन R की वैल्यू थी 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, और ये हमारा जो भी पढ़ा इसका एक जगह पे आ गया। यहां से हमें क्या पता चला, देखो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है, लेकिन रिवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड होता है। अगर किसी का रेजिस्टेंस कम है तो उसको करंट ज्यादा मिलेगा, अगर किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसको करंट कम मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पे एक बेसिक क्वेश्चन है दिखाने के लिए करंट का डिवीजन कैसे होता है। यहाँ पे 11 एम्पियर का एक करंट जा रहा है, यहाँ पे है 1 ओम, यहाँ पे है 10 ओम। आपसे पूछा गया कि दोनों में करंट कितना होगा बताइए। तो हमारे पास मान लीजिए हमने इसको बोल दिया R1, ठीक है, और इसको बोल दिया R2, और अभी आपने पढ़ा था क्या कि I1 की वैल्यू क्या थी, I1 की वैल्यू थी R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल I। ठीक है, तो अगर इसके अंदर करंट निकालना है तो कौन सा रेजिस्टेंस लेंगे, ये वाला, ये हो जाएगा 10 अपॉन 1 प्लस 10 इंटू 11, ये 11 है, तो ये 11 कट गया, 10 एम्पियर आ गया, देखो। ठीक है, I2 में क्या होगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 होगा, और फिर से टोटल I मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 10 इंटू 11, ये आ गया 1 एम्पियर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जिसका 1 एम्पियर था इसके अंदर I1 करंट आपने माना, ठीक है, इसके अंदर आपने I1 माना, और इसके अंदर I2 माना। तो जिसका 1 एम्पियर था उसको 1 ओम जिसका था उसको 10 एम्पियर मिला, और जिसका 10 ओम है उसको 1 एम्पियर मिला। दैट मीन्स करंट हमेशा उधर ज्यादा जाता है जिधर रेजिस्टेंस कम होगा। सो इट इज सेड दैट करंट ऑलवेज प्रीफर लो रेजिस्टेंस पाथ। या आप ऐसे बोल सकते हैं पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड इन रिवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये था हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीट। थैंक यू।